अस्सलामु अलैकुम साथियों, उर्दू स्टडी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद इरफ़ान आज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा सिफ़त यानी एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। तो ये रीट एग्ज़ाम या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है और आम तौर पर इसमें से सवालात पूछे जाते हैं। कम से कम एक या दो सवालात तो लाजमी तौर पर इसमें से किए जाते हैं। इस लिहाज से आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर आपको समझने में कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेज कर सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिफ़त को हिंदी में विशेषण कहा जाता है और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहा जाता है। सिफ़त वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म की अच्छाई, देखिए सिफ़त सिर्फ़ अच्छाई को नहीं कहा जाता, इसमें अच्छाई बुराई सब चीज़ें होती हैं। सिफ़त वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, खुसूसियत, हालत या कैफ़ियत ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त कहा जाता है। जिस तरीके से हिंदी में वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से उर्दू में जो लफ्ज़ किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, खुसूसियत, हालत या कैफ़ियत को ज़ाहिर करें उसे सिफ़त कहा जाता है। जैसे खूबसूरत, ज़हीन, अक्लमंद, सफ़ेद, असली, शरीफ, बदतमीज़, निडर, हंसमुख, मोटा, काला, चंद, थोड़ा, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो किसी न किसी इस्म की खूबी, अच्छाई, बुराई या हालत को बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखी हैं, आप उनको समझिए और पढ़िए। देखिए यहाँ कच्चा आम, लाल फूल, मोटा आदमी, खूबसूरत बच्चा, मीठा अमरूद। यहाँ पर 5 एग्ज़ाम्पल हमने दिए हैं और इनमें एक इस्म है और दूसरा उसकी तारीफ़ बताने वाला लफ्ज़ है। देखिए यहाँ आम की तारीफ़ यानी आम की विशेषता कौन बता रहा है? क्या है? कच्चा। आम की विशेषता क्या है? कि आम कच्चा है। फूल की विशेषता ये है, फूल की सिफ़त ये है, खूबी ये है कि वो लाल है। आदमी की खूबी यहाँ पर बताई जा रही है मोटा होना, तो आदमी की खूबी यहाँ पर, आदमी की विशेषता क्या बताई गई? मोटा। इसी तरह बच्चे की विशेषता बताई गई खूबसूरत और अमरूद की विशेषता बताई गई मीठा होना। तो पता ये चला कि जिस लफ्ज़ से किसी इस्म की खूबी, अच्छाई, बुराई या हालत को बताया जाए उसे सिफ़त कहा जाता है। तो यहाँ पर इनमें कुछ और अहम बातें हमने लिखी है। देखिए कच्चा यहाँ पर सिफ़त है और किसकी सिफ़त बताई गई है? आम की। तो जिस लफ्ज़ की सिफ़त बताई जाए या जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बताई जाए उसको कहा जाता है मौसूफ़, यानी जिसको हिंदी में आप विशेष्य कहते हो। ऐसे ही लाल फूल, यहाँ पर लाल इस्म है, संज्ञा है और इसकी विशेषता बताने वाला कौन है? फूल यहाँ पर इस्म है यानी संज्ञा है और इसकी विशेषता बताने वाला लफ्ज़ कौन है? लाल। तो लाल सिफ़त हुआ और फूल मौसूफ़ यानी विशेष्य हुआ। इसी तरह मोटा आदमी, तो यहाँ आदमी मौसूफ़ है और मोटा इसकी सिफ़त है। खूबसूरत बच्चा, तो यहाँ बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो बच्चा यहाँ पर मौसूफ़ हुआ और खूबसूरत यहाँ पर सिफ़त हुआ यानी विशेष्य हुआ। मीठा अमरूद, यहाँ पर अमरूद की विशेषता बताई जा रही है और क्या बताई जा रही है? कि वो मीठा है। तो ये यहाँ पर अमरूद मौसूफ़ है और मीठा यहाँ पर सिफ़त है यानी विशेषण है। जिस इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिक़दार ज़ाहिर हो, जिस इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिक़दार ज़ाहिर हो उसे मौसूफ़ यानी विशेष्य कहा जाता है। यानी जिसकी अच्छाई, बुराई, खूबी, हालत या कैफ़ियत वगैरह बताई जाती है उसको मौसूफ़ कहा जाता है। जैसे ठंडा पानी, खूबसूरत बच्चा। इन जुमलों में पानी और बच्चा इन दोनों की विशेषता बताई गई है,
इस लिहाज से इनको मौसूफ कहा जाएगा, यानी विशेष्य कहा जाता है। ठंडा और ख़ूबसूरत ये सिफत है यानी विशेषण है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सिफत कहा जाएगा। तो आपसे सवाल इस तरह भी किया जा सकता है, कोई आपको जुमला दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा इस जुमले में मौसूफ की निशानदेही कीजिए, यानी मौसूफ को बताइए या सिफत को बताइए, कोई भी एक आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद है सिफत हमेशा, अब सिफत के बारे में कुछ बातें हमने यहाँ लिखी हैं। सिफत हमेशा अपने मौसूफ की हालत को महदूद कर देती है। सिफत अपने मौसूफ की हालत को हमेशा महदूद यानी सीमित कर देती है। जैसे जाहिल आदमी, जाहिल आदमी, बेकार लोग, शरीर लड़का, शरीर लड़का। आदमी के साथ जाहिल लफ्ज़ लगाने से पहले वो बहुत सारी खूबियों का मालिक था। देखिए यहाँ पर जैसे ही जाहिल आदमी हमने कहा, सिर्फ अगर हम आदमी कहें तो अभी वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने जाहिल का लफ्ज़ लगा दिया तो आदमी की जो क्वालिटी जो हैं उनको हमने सीमित कर दिया यानी महदूद कर दिया। बेकार लोग, तो यहाँ लोग अच्छे भी हो सकते थे, बुरे भी हो सकते थे, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन बेकार लफ्ज़ लगाने के बाद हमने लोगों को महदूद कर दिया, सीमित कर दिया। ऐसे शरीर लड़का, यहाँ पर लड़के को हमने महदूद कर लिया, यानी लड़के की ज़ात को हमने महदूद कर दिया, सीमित कर दिया। तो आदमी के साथ जाहिल लफ्ज़ लगाने से पहले वो बहुत सारी खूबियों का मालिक हो सकता था, लेकिन जाहिल लगाने के बाद उसकी हालत को महदूद कर दिया गया। बाज़ दफ़ा सिफत दो लफ्ज़ों से मिलकर भी बनती है, जैसे हंसमुख, मुँह फट, दर्दमंद। सिफत की कुछ मिसालें हमने यहाँ पर पेश की हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। सिफत की मिसालें, गुलाब, ये गुलाब सुर्ख है। देखिए यहाँ पर गुलाब की खूबी क्या बताई जा रही है, विशेषता क्या बताई जा रही है? सुर्ख होना, तो ये इसकी सिफत है और गुलाब यहाँ पर मौसूफ है यानी विशेष्य है। रफ़ीक सुस्त आदमी है, तो रफ़ीक की यहाँ, रफ़ीक के बारे में क्या बताया कि रफ़ीक यहाँ पर सुस्त है, तो ये इसकी सिफत है और रफ़ीक यहाँ पर मौसूफ है। आमिर नेक लड़का है, आमिर के बारे में क्या बताई जा रही है? आमिर की विशेषता क्या बताई गई? नेक होना, तो आमिर यहाँ पर मौसूफ है और नेक यहाँ पर उसकी सिफत यानी विशेषता है, विशेषण है। फ़ातिमा ईमानदार लड़की है, फ़ातिमा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार होना फ़ातिमा की सिफत है और फ़ातिमा यहाँ पर मौसूफ है। अमजद बहुत ज़हीन है, अमजद के बारे में क्या बताया गया? ज़हीन होना, तो अमजद मौसूफ और ज़हीन यहाँ पर सिफत है। वो मुझसे बड़ा है, बड़ा होना यहाँ पर क्या है? ये सिफत है। सखी आदमी, सखी आदमी सबका अजीज़ होता है, यानी सब उसको चाहते हैं। सखी यानी खर्च करने वाला जो आदमी होता है उसको सब पसंद करते हैं, तो सखी यहाँ पर खूबी है, किसकी खूबी है? आदमी की, तो आदमी यहाँ मौसूफ है और सखी यहाँ पर सिफत हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सिफत की जो एग्ज़ाम्पल हैं, मिसालें समझ में आई होंगी। अब देखिए अगली बात जो है वो सिफत की अक़साम हैं। सिफत की कितनी किस्में हैं? सिफत की 5 किस्में हैं। कई मरतबा ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, इस लिहाज से आप इसको ध्यान रखिए। सिफत की 5 किस्में हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सी सिफत की किस्म नहीं है, इसलिए आप इनके नाम भी याद रखा कीजिए। इनकी कोई तरतीब नहीं है, सिर्फ इनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है सिफत ज़ाती यानी गुणवाचक विशेषण, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी। 5 किस्में सिफत की हो गई। इंशाअल्लाह हर एक को तफसील के साथ पढ़ेंगे। सिफत ज़ाती को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। सिफत ज़ाती कहा जाता है गुणवाचक, यानी वो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप, रंग, आकार वगैरह को बताते हैं, उनको सिफत ज़ाती कहा जाता है। यानी वो शब्द, वो सिफत जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत ज़ाहिर हो, यानी जो उसके अंदर की खूबी को बताए या बाहर की खूबी को बताए, जो उसके अंदर मौजूद हो, उसको अगर कोई लफ्ज़ यानी किसी इस्म के ऐसी खूबी को कोई लफ्ज़ बता रहा है जो उसके अंदर मौजूद हो, तो उसे सिफत ज़ाती कहा जाता है। और मौसूफ़ की ज़ात में हमेशा मौजूद रहे और उसकी अंदरूनी या बैरूनी हालत को ज़ाहिर करे। फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए। सिफत ज़ाती वो सिफत जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत ज़ाहिर हो और मौसूफ़ की ज़ात में हमेशा मौजूद रहे, यानी वो जिसकी खूबी बताई जा रही है वो उसके अंदर हमेशा मौजूद रहे और उसकी अंदरूनी
या बैरूनी यानी बाहरी हालत को जाहिर करे। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ज़हीन, ठंडा, गर्म, बखील, बेवकूफ़, हरी हरी घास, ठोस पत्थर, खूबसूरत लड़का, जहरीला नाग। देखिए यहाँ पर है हरी हरी घास, तो घास की जो सिफत है हरापन होना, तो ये घास में हमेशा मौजूद रहता है और उसके अंदरूनी वस्फ को यानी उसकी खूबी को बता रहा है। पत्थर का ठोस होना, ये हमेशा उसके साथ होता है, पत्थर हमेशा ठोस होता है, इसलिए उसकी खूबी क्या है, ठोसपन है। इसी तरह खूबसूरत लड़का, लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का खूबसूरत है, जो उसके अंदर हमेशा पाया जाता है या ये खूबी हमेशा उसके अंदर मौजूद रहेगी और उसकी अंदरूनी या बाहरी बनावट के बारे में बता रही है। जहरीला नाग, तो यहाँ पर जहरीला नाग जो है, इसमें नाग जो है जहरीला है और नाग की विशेषता क्या है, जहरीलापन होना। तो ये चीज़ ऐसी है, ये सिफत ऐसी है, ये विशेषता ऐसी है जो नाग में हमेशा मौजूद रहेगी। मौसूफ, जिस शख्स या चीज़ की खूबी या वस्फ बयान किया जाए उसे मौसूफ यानी विशेष्य कहा जाता है। ये बात आपको बता दी गई है। इसकी भी कुछ मिसालें हमने जमा की हैं। देखिए जितनी ज़्यादा आप मिसालें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शेर ताकतवर जानवर है, यहाँ ताकतवर सिफत है किसकी, शेर की, और ऐसी सिफत है जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहती है और उसके अंदरूनी या बैरूनी हालत को बता रही है। अकबर निडर लड़का है, अब निडर होना अकबर के अंदर हमेशा पाया जाएगा। राबिया हंसमुख लड़की है। लोमड़ी चालाक जानवर है, लोमड़ी की जो चालाकी है वो हमेशा उसके साथ रहती है। राशिद खालिद से बड़ा है, तो बड़ा होना यहाँ सिफत है और ऐसा नहीं कि आज बड़ा है कल छोटा हो जाएगा, बल्कि हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा, तो ये उसकी सिफत है ज़ाती है राशिद की। नाग जहरीला सांप है, जहरीलापन जो है वो हमेशा नाग के साथ रहेगा, तो ये इसकी खूबी हो गई। सिफत ज़ाती, सिफत ज़ाती का दूसरा नाम सिफत मुशब्बा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। सिफत ज़ाती का दूसरा नाम सिफत मुशब्बा है। अल्लाह ताला के तमाम नाम सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के सब सिफत मुशब्बा हैं, यानी अल्लाह ताला का जो नाम है अल्लाह, ये इस लफ्ज़ को छोड़कर जितने भी नाम हैं, रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़ूर है, शकूर है, वदूद है, रहमान है, रहीम है, जितने भी नाम हैं जिनको 99 शुमार किया जाता है, वो तमाम के तमाम क्या हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं और उनको सिफ़त मुशब्बा कहा जाता है। चूँकि सिफ़त मुशब्बा और सिफ़त ज़ाती जो होता है वो हमेशा अपने मौसूफ़ के अंदर मौजूद रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़ात आर्जी नहीं, सिफ़त की जमा क्या है, सिफ़ात, ये सिफ़त की जमा है सिफ़ात, और हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात में मौजूद रहती हैं। ये तमाम सिफ़ात जो हैं अल्लाह ताला की ज़ात में मौजूद रहती हैं, जैसे रहमान, रहीम, रज़्ज़ाक़, गफ़ूर, करीम, खालिक, ये तमाम ऐसी सिफ़ात हैं जो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात में मौजूद रहती हैं। इसके बाद सिफ़त की दूसरी किस्म है सिफ़त निस्बती, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। निस्बत कहते हैं संबंध को, जोड़ को। तो सिफ़त निस्बती वो सिफ़त हैं जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव, यानी एक शख्स या एक चीज़ का लगाव दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करें, वो क्या कहलाती हैं, सिफ़त निस्बती कहलाती हैं। व्यक्तिवाचक इसलिए इनको कहा जाता है, ये वो विशेषण होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर ही अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे अरबी घोड़ा, कश्मीरी शॉल, रामपुरी चाकू, दरियाई घोड़ा, अमेरिकी डॉलर, ईरानी कालीन, बंगाली रसगुल्ले, इसके अलावा जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये तमाम ऐसे सिफ़ात हैं जो एक चीज़ का संबंध या एक इस्म का संबंध दूसरे से बता रहे हैं। और जैसे अरबी घोड़ा, यहाँ घोड़े का संबंध किससे है, अरबी से, यानी कि घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है, अरबी घोड़ा। कश्मीरी शॉल, यहाँ शॉल जो है उसका संबंध किससे बताया जा रहा है, कश्मीर शॉल का संबंध किससे बताया जा रहा है, कश्मीर से बताया जा रहा है। तो कश्मीरी शॉल में शॉल जो है ये इस्म है, ये और कश्मीर जो है इसकी सिफत है, विशेषता है। इसी तरह रामपुरी चाकू, रामपुर के चाकू बहुत मशहूर हैं। चाकू जो है यहाँ पर इस्म है और इसकी विशेषता
किसके ज़रिए से बताई जा रही है? रामपुरी के ज़रिए। दरियाई घोड़ा, अमेरिकी डॉलर, ईरानी कालीन, बंगाली रसगुल्ले। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी सिफ़ात हैं जो अपने मौसूफ़ के बारे में बताई जा रही हैं, कुछ ना कुछ इनके बारे में बताया जा रहा है, यानी उनकी विशेषता बता रहे हैं। मिसालों के साथ इसको और समझ लीजिए। हिंदुस्तानी दस्तूर, ये हिंदुस्तान एक इस्म है, संज्ञा है, जिसको दूसरी संज्ञा के लिए, दूसरे इस्म के लिए क्या बना दिया गया है? यहाँ पर विशेषण बना दिया गया है। हिंदुस्तानी दस्तूर काबिल तहसीन है, यानी हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? काबिल तहसीन, तहसीन कहते हैं खूबसूरत को, यानी तारीफ़ के लायक है। जंगली शेर, यहाँ शेर की निस्बत, शेर का ताल्लुक़ किससे कर दिया गया है? जंगल से, यानी कि शेर की यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है? जंगलीपन होना। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा ताल्लुक़ किससे बता दिया गया है? हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तानी मेरी सिफत है और सिफत निस्बती है, यानी मेरा जोड़ कहाँ किससे है? हिंदुस्तान से है। देहाती लोग, देहात कहते हैं गांव को, देहाती लोग बहुत मजबूत होते हैं। तो यहाँ लोग जो है उसका ताल्लुक़ किससे बताया गया है? देहात से, यानी लोगों की निस्बत देहात की तरफ कर दी गई है और देहात को लोगों के लिए क्या बना दिया गया है? विशेषता बता दी गई है, विशेषण बना दिया गया है। बर्फीली हवाएं, यहाँ हवाओं का संबंध बर्फीली से। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का संबंध हिंदुस्तान से। आबी मखलूक, यहाँ मखलूक जो है उसका ताल्लुक़ किससे कर दिया? आबी से। आब से बना है, आबी किससे बना है? आब से बना है, और आब कहते हैं पानी को। आबी मखलूक के लिए, यानी पानी में रहने वाले मखलूक के लिए, यानी जानवरों के लिए पानी का होना ज़रूरी है। तो यहाँ आबी मखलूक, यानी कि वो मखलूक जो पानी में रहती है। तो इन जुमलों में हिंदुस्तानी, जंगली, देहाती, बर्फीली, आबी, ये तमाम सिफ़तें निस्बती हैं। सिफ़त निस्बती में आने वाली या को या निस्बती कहा जाता है। देखिए, सिफ़त निस्बती बनाने के लिए किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या लगा दिया जाता है? या लगा दिया जाता है। तो सिफ़त निस्बती में आने वाली या को या निस्बती कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में पहले से ही या मौजूद होती है। जैसे कोई शख्स दिल्ली का रहने वाला है, उसको हम कहेंगे दहलवी। कोई इलाहाबाद का रहने वाला है, उसको इलाहाबादी। लेकिन बहुत सारे अल्फाज तो ऐसे हैं ये जो या निस्बती है, जिसको या मारूफ कहा जाता है, ये पहले से मौजूद होती है। तो ऐसे नामों के आखिर में क्या लगाया जाता है? दहलवी। जैसे दहली के आखिर में पहले से या मौजूद है यहाँ पर, तो इसकी जब सिफ़त निस्बती बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दहलवी। तो या मारूफ को वाव से बदल देते हैं और वाव को वाव के आगे फिर क्या लगा देते हैं? या निस्बती लगा देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सिफ़त निस्बती समझ में आई होगी। अगला है सिफ़त अददी, यानी संख्यावाचक विशेषण। वो सिफ़त जिससे किसी इस्म की तादाद, यानी संख्या, सिलसिला, क्रम, मर्तबा, दर्जा वगैरह मालूम हो, उसको क्या कहा जाता है? सिफ़त अददी। वो सिफ़त जिससे किसी इस्म की तादाद, सिलसिला यानी क्रम, मर्तबा या दर्जा मालूम हो। जैसे 5 आदमी, तो आदमी यहाँ पर इस्म है और इसकी विशेषता क्या है? 5 होना। छठा सबक, दूसरी जमात, यहाँ दूसरा या दूसरी क्या होगा? ये सिफ़त होगी। 4 लड़के, ये यहाँ पर सिफ़त होगी, सिफ़त अददी होगी, यानी संख्यावाचक होगा। 2 कुर्सियाँ, यहाँ पर कुर्सियाँ मौसूफ़ हैं और 2 जो हैं उसकी सिफ़त और सिफ़त अददी यानी संख्यावाचक। कुछ बच्चे, 3 दिन, चंद लोग, इतने सारे बच्चे, छठी क्लास, तीसरी मंजिल यानी मर्तबा वगैरह। तो ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो अपने इस्म की विशेषता बता रहे हैं, यानी उनकी संख्या बता रहे हैं। जिस चीज़ की तादाद या गिनती या मर्तबा बताया जाए, देखिए यहाँ पर आदमी, सबक, जमात, लड़के, इनकी तादाद बताई जा रही है। तो ऐसे इस्म को क्या कहा जाता है? मादूद कहा जाता है। जिसकी तादाद यानी संख्या बताई जाती है उसको क्या कहा जाएगा? मादूद कहा जाता है। जैसे बाग में बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ 10 तो क्या हो गया? अदद है, और बच्चे क्या होंगे? मादूद, यानी 10 यहाँ पर संख्या है और ये बच्चे यहाँ पर मादूद है, यानी बच्चों की संख्या बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये मादूद होंगे। सिफ़त
ये सिफत उन चीज़ों के लिए आती है। अच्छा, सिफत अदादी आती किन के लिए है, या क्या सबके लिए सिफत अदादी को हम ला सकते हैं? ये सिफत उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें गिना या शुमार किया जा सकता है, यानी जिनको काउंटिंग की जा सकती है, जिनको गिना जा सकता है। जैसे किताबें, 3 किताबें, कुछ किताबें, तो ये ऐसा है, जिन किताबें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन हम पानी, तेल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इनके लिए सिफत अदादी का इस्तेमाल नहीं होगा, इनके लिए सिफत मिक़दारी का इस्तेमाल होता है। सिफत अदादी मुअय्यन। अच्छा, सिफत अदादी की 2 किस्में हैं, सिफत अदादी मुअय्यन और सिफत अदादी गैर मुअय्यन। अदद कहते हैं संख्या को, और मुअय्यन कहते हैं निश्चित को, और गैर मुअय्यन अनिश्चित को कहा जाता है। तो अदादी मुअय्यन निश्चित संख्या वाचक जो होंगे उनको अदादी मुअय्यन कहा जाता है। वो सिफत अदादी जो किसी शख्स या चीज़ की तादाद ठीक ठीक बता दे, वो सिफत अदादी जो किसी शख्स या चीज़ की तादाद को सही सही बता दे, उसको अदादी मुअय्यन कहा जाता है, यानी निश्चित संख्या वाचक कहा जाता है। जैसे 1 बिल्कुल निश्चित है, किसी के लिए अगर हम 1 का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो वो निश्चित होगा। 2, 3 पहला, दूसरा, दोगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, ऐसे 5 आदमी, 3 दिन, ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो अपने इस्म की निश्चित संख्या बताएंगे। इस लिहाज से इनको सिफत अदादी मुअय्यन कहा जाता है। अगला है अदादी गैर मुअय्यन, या तो मुअय्यन निश्चित होगा या गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित होगा। वो सिफत अदादी जिससे अशखास या चीज़ों की तादाद, अशखास लोगों को कहा जाता है, शख्स की जमा है, यानी वो सिफत अदादी जिससे लोगों या चीज़ों की तादाद ठीक ठीक मालूम ना हो। जैसे 3 आदमी, यहाँ तो, या 3 किताब, कई किताब, 3 में तो संख्या बिल्कुल मालूम है, और ये कई, इसमें कौन सी संख्या है इसमें हमें मालूम नहीं है, हालांकि कई किताबों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अददी है, चूँकि किताबों को गिना जा सकता है, अभी हमें मालूम नहीं है लेकिन हम गिन सकते हैं इनको। तो सिफत अदादी मुअय्यन में कोई, कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा, कुछ आदमी, कई दिन वगैरह इस्तेमाल की। जैसे यहाँ 3 दिन, कई दिन, 3 दिन में निश्चित हो गया और कई दिन में अनिश्चित हो गया। मिसालें यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। निश्चित संख्या वाचक की यानी अदादी मुअय्यन की मिसालें और गैर अदादी दोनों को हमने सामने लिखा है, कंपेयर किया है, आप इनको पढ़िए और समझिए। 10 बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर अदद जो है मुअय्यन है, निश्चित है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो है गैर मुअय्यन है। 3 कुर्सियाँ खाली हैं, यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, तो ये गैर मुअय्यन, ये मुअय्यन। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, तो 2 दिन यहाँ पर मुअय्यन है, निश्चित हैं। चंद रोज़ से, चंद रोज़ में हमें नहीं मालूम, 2 रोज़ हैं, 3 दिन हैं, 5 दिन हैं, कितने हैं, तो यहाँ पर चंद रोज़ क्या हो जाएगा, अदादी गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 की यहाँ तादाद फ़िक्स है यानी अदादी मुअय्यन है, निश्चित है। मेरे पास कुछ रुपये हैं, यहाँ पर कुछ जो है निश्चित नहीं है, इस लिहाज से इसको गैर मुअय्यन कहा जाएगा। ज़ैद के पास 5 किताबें हैं, तो 5 यहाँ पर मुअय्यन है, निश्चित है। ज़ैद के पास कई किताबें हैं, ये यहाँ पर अनिश्चित है। मेरा घर ज़ैद से 4थे नंबर पे है, यानी यहाँ पर भी तादाद फ़िक्स है कि आप यहाँ से 4थे नंबर पर जब जाओगे तो ज़ैद का घर आएगा, लेकिन हम कहें मेरा घर ज़ैद के घर से थोड़ा आगे है, अब हमें निश्चित नहीं मालूम कि कितना आगे है, तो इनको अदादी गैर मुअय्यन कहा जाएगा। मुअय्यन और गैर मुअय्यन दोनों को हमने कंपेयर करके लिखा है आपकी आसानी के लिए, बहुत आसानी से इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। अगला है सिफत अदादी उन चीज़ों के लिए आती है जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसके बाद है सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी वो सिफत, अच्छा देखिए, अदादी तो वो तो संख्या हो गई, यानी अदादी तो उनके लिए आती है, ऐसे इसमों में के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको हम गिन सकते हैं, और मिक़दारी ऐसे चीज़ों के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ हम नाप तोल कर उनको, या मालूम चलता है हम नाप तोल कर उनको लेते देते हैं। वो सिफत है जिससे किसी चीज़ की मिक़दार यानी मात्रा मालूम हो। सिफत मिक़दारी कौन सी है, यानी परिणामवाचक किसको कहा जाता है, वो सिफत
जिससे किसी चीज़ की मिकदार यानी मात्रा मालूम हो, ये सिफत उन चीज़ों के लिए आती है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता बल्कि वज़न, नाप तोल वगैरह में बताया जाता है। जैसे 2 किलो आटा, अब आटा जो है हम इसको गिन नहीं सकते। अच्छा, रोटी ये किस में होगा? ये इसमें सिफत मिकदारी में होगा, ये सिफत अददी में, तो इसका शुमार अददी में होगा चूँकि रोटियों को हम तोल कर नहीं बल्कि गिन कर लेते हैं, गिन सकते हैं उनको। ऐसे ही 4 किलो घी ये भी तोल कर लिया जाता है, 5 मीटर कपड़ा ये भी माप कर लिया जाता है, पाव शक्कर, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा दूध, गज भर कपड़ा, चुल्लू भर पानी, मुट्ठी भर चावल, हल्का हल्का बुखार, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम या तो नाप कर बताते हैं या तोल कर बताते हैं। तो पता ये चला सिफत मिकदारी उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको हम नाप तोल में बताते हैं, और सिफत अददी उन चीज़ों के लिए आती है जिनको हम गिन कर लेते देते हैं। इसकी कुछ मिसालें जमा की हैं हमने, आप इनको पढ़िए। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर कपड़ा जो है वो नाप कर लिया जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी? 5 मीटर। तो ये मिकदारी होगा चूँकि इसको माप कर लिया जाएगा। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, तो दूध जो है तो इसकी मिकदार बिल्कुल फ़िक्स मालूम नहीं है, मुअय्यन नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी दूध को कैसे लिया बताया जाता है? थोड़ा कम खाने से आदमी तंदुरुस्त रहता है। अब यहाँ कम खाना के बारे में क्या बताया? कम। अब कितना कम वो यहाँ मुतय्यन नहीं है। खालिद ने सेर भर मिठाई खरीदी, तो मिठाई जो है इनको तोलकर बताया जाता है, इसलिए इसके लिए सेर भर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। चुल्लू भर पानी से प्यास नहीं बुझती, ये भी पानी जो है इसके लिए भी सिफत मिकदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। तन भर कपड़ा और मन भर रोटी, तन भर कपड़ा मन भर रोटी, इसके सिवा और क्या चाहिए? आज मैंने बहुत काम किया है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। तो यहाँ थोड़ी देर, थोड़ी क्या है यहाँ पर? थोड़ा थोड़ी जो है ये किसके लिए आता है? मिकदार बताने के लिए आता है। इतनी सी बात पर आप नाराज़ हो गए, तो इतनी सी बात के लिए, इतनी सी ये क्या है यहाँ पर? बात की मिकदार को बता रही है, तो ये सिफत मिकदारी होगी। इस कदर गर्मी के दिल घबरा रहा है, तो यहाँ गर्मी की मिकदार को किससे बताया जा रहा है? इस कदर से। तो सिफत मिकदारी की भी 2 किस्में हैं, सिफत मिकदारी मुअय्यन यानी निश्चित परिणामवाचक, और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे 2 किलो, 3 मीटर, 4 लीटर, ये निश्चित परिणाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये किस में आएंगे? निश्चित परिणाम में आएंगे, सिफत मिकदारी मुअय्यन में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ज़रा सा, सब, ये तमाम के तमाम किसके लिए इस्तेमाल होंगे? गैर मुअय्यन यानी अनिश्चित के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इनका का शुमार कहाँ होगा? सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन में होगा। सिफत मिकदारी, इनको तफसील से पढ़ लीजिए। सिफत मिकदारी मुअय्यन वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मिकदार सही हो, वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मिकदार सही मालूम हो, सिफत मिकदारी मुअय्यन कहलाती हैं। जैसे 2 किलो आटा, अब यहाँ पर आटा जो है उसकी मिकदार सही मालूम है हमें, तो उसके लिए क्या कहेंगे? 2 किलो आटा। 5 किलो चावल, तो यहाँ चावलों की मिकदार मालूम है। 1 किलो शक्कर, यहाँ शक्कर की मालूम है। 1 लीटर दूध, यहाँ दूध की मिकदार हमें मालूम है। सिफत मिकदारी मुअय्यन वो सिफत जिससे किसी चीज़ की सही मिकदार मालूम ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन कहा जाएगा। जैसे थोड़ा सा दूध, यहाँ हमें दूध के बारे में मालूम नहीं है, मिकदारी तो है लेकिन हमें मालूम नहीं है कितना दूध। बहुत सारे खिलौने, चुल्लू भर पानी, मुट्ठी भर चावल, हल्का हल्का बुखार, तो ये तमाम सिफत मिकदारी हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे खिलौने, ये यहाँ पर सिफत अददी में इस्तेमाल होगा। हमने यहाँ पर गलत इस चीज़ को सिफत मिकदारी में लिख दिया है, इसको इंशाअल्लाह PDF फाइल में ठीक कर दिया जाएगा। अगला है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी संकेतवाचक विशेषण। देखिए ज़मीर का इस्तेमाल बाज़ मरतबा कभी कभी किसके लिए होता है? सिफत के लिए भी होता है। हालांकि ज़मीर अलग चीज़ है, सिफत अलग चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल बाज़ मरतबा किसके लिए होगा? सिफत के लिए होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह मिसालों से समझ में आ जाएगा। वो ज़मीरें जो सिफत का काम देती हैं वो ये हैं।
वो, ये, क्या, कौन, कौन सा, कैसा, कई। तो ये ऐसी ज़मीरें हैं जो कभी कभी सिफत का काम भी देती हैं। जैसे कौन आदमी, ये कुर्सी, ये औरत। अभी आपको कुछ नहीं पता कि ये ज़मीर के लिए इस्तेमाल हुए हैं या सिफत के लिए इस्तेमाल हुए हैं। चलिए हम आपको मिसाल के ज़रिए से समझाते हैं। ये बहुत ज़हीन लड़का है। दो मिसालें हमने लिखी हैं, दोनों पर आपने गौर करना है। ये बहुत ज़हीन लड़का है, यहाँ पर देखिए यहाँ ज़मीर है, ये जो है यहाँ पर ज़मीर है। क्यों ज़मीर है? चूँकि ये के बाद बहुत ज़हीन आया, ये के बाद यहाँ पर बहुत ज़हीन आया है, और यहाँ देखिए ये के बाद इस्म आया है, यानी लड़का आया है। देखिए जब ज़मीर के, कोई भी ज़मीर हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो, जब ज़मीर के फ़ौरन बाद कोई इस्म इस्तेमाल होता है, कोई भी इस्म इस्तेमाल होता है, तो वो ज़मीर नहीं बल्कि सिफ़त ज़मीरी होती है। देखिए यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर भी ये आया है। देखिए वापस से समझिए, यहाँ पर ये आया है, यहाँ भी ये आया है, लेकिन यहाँ ये के बाद इस्म नहीं है और यहाँ पर इस्म है। तो इस मिसाल में ये लड़का बहुत ज़हीन है, यहाँ पर ये सिफ़त ज़मीरी होगा, ना कि सिर्फ ज़मीर होगा। और ऊपर वाली मिसाल में ये बहुत ज़हीन लड़का है, यहाँ पर सिर्फ ये ज़मीर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बतौर सिफ़त ज़मीरी के इस्तेमाल होता है। तो हमने नीचे लिखा भी है, जब ये अल्फाज यानी ज़मीर तन्हा आते हैं, अकेले आते हैं, तो ज़मीर हैं, और जब किसी इस्म के साथ यानी ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म आता है तो वो सिफ़ात होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मिसालें आपके लिए लिखी हैं, इनको पढ़िए। वो लड़का कौन है? यहाँ पर देखिए ज़मीर आया है वो के फ़ौरन बाद है लड़का, तो यहाँ पर क्या होगा? सिफ़त ज़मीरी। वो कौन है? यहाँ पर इस्म नहीं है। वो औरत, यहाँ पर ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म है, वो औरत, तो औरत यहाँ पर इस्म है। वो औरत आई थी, तो यहाँ पर ये सिफ़त ज़मीरी होगा। वो आई थी, यहाँ वो के बाद ज़मीर है, तो यहाँ पर ये वो, यहाँ पर क्या होगा? ज़मीर होगा। ये काम मुझसे नहीं हो सकता, यहाँ पर ये के बाद इस्म आया है। ये मुझसे, यहाँ पर इस्म नहीं है। कौन शख्स ऐसा कहता है? एक तो हम इस्तेमाल करते हैं कौन ऐसा कहता है, यह हम इस्तेमाल करें कौन शख्स ऐसा कहता है, तो यहाँ पर कौन के बाद क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? इस्म आया है, और यहाँ पर कौन के बाद इस्म नहीं है, तो ये ज़मीर होगा और ये सिफ़त होगा। क्या चीज़ गिर पड़ी? बोलते हैं हम क्या चीज़ गिर गई या क्या चीज़ गिर पड़ी, तो यहाँ पर क्या जो है, क्या यहाँ पर सिफ़त ज़मीरी होगा, और यहाँ पर क्या जो है सिर्फ ज़मीर होगा, चूँकि यहाँ क्या के बाद चीज़ लफ्ज़ आया है और चीज़ क्या है? इस्म है। जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसे हाथ क्यों लगाते हो? जो काम, जो के बाद यहाँ काम आया है और काम इस्म है, जो तुमसे नहीं हो सकता उसे हाथ क्यों लगाते हो, तो यहाँ ज़मीर है और उसमें यहाँ पर जो तुमसे नहीं हो सकता, यहाँ पर ज़मीर के बाद ज़मीर जो है, ज़मीर मौसूला है यहाँ पर ज़मीर, और ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म नहीं आया, तो यहाँ पर ये ज़मीर होगी। ये आदमी बहुत नेक है, यहाँ ये के बाद आदमी आया है, और यहाँ ये बहुत नेक आदमी है, यहाँ ज़मीर के बाद इस्म नहीं आया और यहाँ ज़मीर के फ़ौरन बाद इस्म का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर ये सिफ़त ज़मीरी है। ऐसे ही जैसा काम वैसा नाम, देखिए जैसा ज़मीर है, ज़मीर मौसूला है, और काम यहाँ पर इस्म है। ज़मीर मौसूला के बाद फ़ौरन बाद काम आया है, लफ्ज़ कौन सा आया है? इस्म आया है, तो ये सिफ़त ज़मीरी होगा। जैसा करोगे, यहाँ पर इस्म नहीं आया, इस लिहाज से ये सिर्फ ज़मीर होगा। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।